पढ़ा है कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और उसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है कि अमीनो एसिड्स का केमिकल नेचर क्या होता है, यानी कि अमीनो एसिड कौन कौन से रिएक्शन देते हैं या फिर किस साल्ट का कैसे फॉर्मेशन करते हैं या फिर किसी अदर सब्सटेंस से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हमारा अमीनो एसिड होता है जनरल उसमें कार्बोक्सिलिक और अमीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं दोनों ग्रुप पे मोस्टली कोई रिएक्शन भी होता है। तो पहले हम जानेंगे रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप के कारण कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो इसमें हमारा पहला है साल्ट फॉर्मेशन विथ NOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारा अमीनो एसिड अल्फा कार्बन के साथ, आपको पता है कि अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन यानी कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, जिस ऐसा कार्बन जिस पे चार अदर फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों। तो जो हमारा अमीनो एसिड्स है उसका अल्फा कार्बन जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साल्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने यहाँ पे ग्लाइसिन लिया है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करा है, तो हमारा सोडियम अमीनो एसीटेट बना है। यानी जो हमारा अल्फा कार्बन है उसका जो OH है, अल्फा कार्बन पे OH है, C डबल OH होता है, तो एक C डबल बॉन्ड O हो गया, और जो OH ग्रुप है वहाँ पे NaOH का Na यानी सोडियम आके अटैच हुआ, तो बना लिया सोडियम अमीनो एसीटेट, यानी यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। फिर दूसरा है रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर कोई डाई कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड्स है, उसका कार्बोक्सिल ग्रुप अमोनिया यानी NH3 के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वो उसका अमाइड बनाता है। जैसे एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टेट से एस्पार्टिक एसिड बना, एस्पार्टिक एसिड है, एस्पेरिटिक एसिड, इसका हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा बन रहा है एस्पेरेजिन। उसके बाद है हमारा डीकार्बोक्जिलेशन। डीकार्बोक्जिलेशन का मतलब यह है कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका अ, निकल जाता है और किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो अगर अमीनो एसिड है वो डीकार्बोक्जिलेशन देता है और प्रोड्यूस कर डीकार्बोक्जिलेशन प्रोसेस को फॉलो करता है और एक अमीन्स प्रोवाइड करता है जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक। फिर हमारा है रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप। अब अमीनो ग्रुप से हमारे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं हमें ये जानना है। इसमें पहला है साल्ट फॉर्मेशन विथ मिनरल्स, यानी हमारा अगर अमीनो एसिड है उसका अमीन ग्रुप मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट। यानी यहाँ पे कोई अगर मिनरल एसिड जैसे HCl ले लिया हमने, उसका ग्लाइसिन यानी अमीनो एसिड से हमने रिएक्शन कराया ग्लाइसिन से, तो हमारा ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। फिर दूसरा है हमारा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्या है यानी कि जो हमारा अगर अमीनो ग्रुप है, अगर अमीनो एसिड्स है, अल्फा अमीनो एसिड्स है, वो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एन एसिल अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड है, उसका ग्लाइसिन के साथ हम रिएक्शन कराए हैं तो एन एसिटिल ग्लाइसिन बना है। फिर है रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा मेथिलीन एन मेथिलीन ग्लाइसिन बनता है। नीचे आपको रिएक्शन भी बता दिया गया। फिर है रिएक्शन विथ निनहाइड्रीन। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 नंबर में भी कई बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो निनहाइड्रीन के साथ रिएक्शन करके पर्पल, ब्लू, वायलेट या फिर पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि हमारा अमीनो एसिड है निनहाइड्रीन के साथ रिएक्शन करता है तो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा और एल्डिहाइड हमारा उसमें से बाहर निकल जाता है। जो हमारा निनहाइड्रीन रिएक्शन होता है वो क्वांटिटेट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, अमीनो एसिड और प्रोटीन का एस्टिमेशन और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका अमीनो एसिड का। ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, जैसे आपको पता है सिलेबस में भी अमीनो एसिड्स और प्रोटीन एक साथ पढ़ना है, तो हमने यहाँ पे अमीनो एसिड का केमिकल नेचर जान लिया। अब हम प्रोटीन का भी केमिकल नेचर जान लेंगे। प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोटीन क्लासिफिकेशन पढ़ा था और प्रोटीन का
स्ट्रक्चर पढ़ा था, लेकिन अब हम केमिकल नेचर पढ़ेंगे कि प्रोटीन का केमिकल नेचर होता है। तो अगर कोई प्रोटीन का सॉल्यूशन है, अगर उसको हीट करते हैं वाटर बाथ पे, तो जो हमारे प्रोटीन है वो कोआगुलेट यानी थक्का बना लेते हैं और उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी लॉस हो जाती है। ऑन हीटिंग यानी गर्म करने पे, अगर प्रोटीन का सॉल्यूशन है उसको वाटर बाथ पे हीट कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रोटीन है वो कोआगुलेट हो जाएगा, थक्का बना लेगा और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी लॉस हो जाएगी। फिर दूसरा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है वो कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, यानी कई सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमारा प्रोटीन होता है उसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो फ्री अमीनो एसिड्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं। और हाइड्रोलिसिस किसके कारण होता है? एसिड या फिर बेस के कारण। एसिड कौन कौन से, जैसे एसिड में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले सकते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, और बेस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ले सकते हैं। फिर जो हमारा प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देता है, यानी प्रोटीन जो है अलग अलग टाइप के प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज करने पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हमारे क्या क्या हो सकते हैं? अगर कोई प्रोटीन है उसमें अगर कोई साल्ट जैसे कि अमोनियम सल्फेट सॉल्ट ऐड करते हैं तो हमारा प्रोटीन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। अगर प्रोटीन में एसीटोन या फिर एल्कोहल ऐड कर देंगे तो हमारा प्रोटीन जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हैवी मेटल्स यूज करने पे जैसे कि सोडियम टंगस्टन कॉपर या मरकरी सॉल्ट यूज करने पे भी हमारे प्रोटीन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। उसके बाद कलर रिएक्शन एक होता है कि प्रोटीन का भी कलर रिएक्शन में आपका निनहाइड्रीन ही होता है। निनहाइड्रीन में आपका यही होता है कि जो आपके प्रोटीन होते हैं वो निनहाइड्रीन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो पिंक कलर या फिर वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि आप पीछे अमीनो एसिड में भी पढ़े। ठीक। उसके बाद हमारा आता है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? पहला तो होता है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। आपकी बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस करने के लिए, बॉडी के जितने भी टिश्यू होते हैं उनके ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए आपका प्रोटीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद दूसरा है कॉज बायोकेमिकल रिएक्शन। जितने भी डाइजेशन या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन या फिर ब्लड क्लॉटिंग या फिर मसल कंट्रिक्शन, ये सब बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ये प्रोटीन कॉज करता है। उसके बाद है हमारा एक्ट एज ए मैसेंजर, यानी जो हमारा प्रोटीन है वो एक मैसेंजर के जैसे काम करता है। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। किसके किसके बीच में? सेल्स टिश्यू और ऑर्गन के बीच में केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड स्ट्रक्चर। बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो कि स्ट्रक्चर का फॉर्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स करते हैं, क्योंकि कई प्रोटीन ऐसे होते हैं जो फाइब्रस होते हैं जो कि सेल और टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका केरेटिन क्रिएटिन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, वो हमारे बॉडी में स्किन हेयर और नेल्स का फॉर्मेशन करता है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर पीएच। जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स या फिर ब्लड में पीएच को रेगुलेट करता है, पीएच को मेंटेन किए रहता है। पीएच का जो कि एसिड और बेस का कंसंट्रेशन होता है उसको मेंटेन किए रहता है। उसके बाद है बोस्टर इम्यून हेल्थ। जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारे वायरस या फिर बैक्टीरिया को लड़ते हैं या फिर इन्फेक्शन को किल करते हैं। उसके बाद से हमारा जो प्रोटीन है वो एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हमारा आता है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। अमीनो एसिड का मेन फंक्शन यही होता है कि वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद से जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी सिंथेसिस करता है।